हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक कंपाइल्ड सेशन लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। पिछले 6 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को हम एक साथ देखेंगे दोस्तों, और साथ ही जो भी स्टैटिक पोर्शन किसी भी टॉपिक से एसोसिएटेड होगा वो भी मैं एक्सप्लेन आपके लिए करूँगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके लिए, वो है आदित्य L1 मिशन। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा एक इंस्टीट्यूट या एक संस्थान जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, राइट, जिसका गठन हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1969 में, और अपने गठन के बाद से ही लेकर दोस्तों अब तक इसरो ने कई सारे माइलस्टोन गढ़ दिए हैं। उन्हीं सभी माइलस्टोन में से एक दोस्तों जो आदित्य L1 मिशन है। आदित्य L1 मिशन आप सभी को पता होगा कि भारत का या दुनिया के कुछ चंद मिशनों में जो सूर्य के लिए गए हैं, उन सभी मिशनों में से एक मिशन है आदित्य L1 मिशन। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, राइट। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। आप इसको एक दोहे से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जो है जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता ही मधुर बल जानू। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, तो आप पहली लाइन को कंसंट्रेट करिए। दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो हमारे कई सारे वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों, जो सूर्य के अध्ययन के लिए या सूर्य की सतह का अध्ययन, उससे आने वाले प्रकाश का अध्ययन या उससे आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस का अध्ययन, इन सभी का अध्ययन करने के लिए भारत ने भी एक प्रयास किया है। और भारत पहुंच चुका है अपने टेक्नोलॉजी से लैग्रांज पॉइंट नंबर 1, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। यानी कि अगर मैं कहूँ पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस है, उसके 1% डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद वो सूर्य को निहारेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से सूर्य हमेशा दिखाई देगा, यानी कि सूर्य को निहारता रहेगा हमारा ये आदित्य L1 मिशन या आदित्य L1, और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को भेजता जाएगा जो सूर्य से संबंधित होंगे। आप सभी को पता है कि अब तक के वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच नियर बाय द सन। आप सभी को ये जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक के सबसे महंगे मिशनों में से एक मिशन ऐसा मिशन है दोस्तों जिसे नासा ने भेजा था, राइट। और उस मिशन का नाम था पार्कर सोलर प्रोब, राइट। पार्कर सोलर प्रोब। ये एक ऐसा मिशन है दोस्तों कि जो अब तक के दुनिया के जितने भी प्रयास हुए हैं उन सभी प्रयासों में से सबसे सफलतम प्रयास माना जा रहा है सूर्य के अध्ययन की दिशा में। द पार्कर विल फ्लाई मोर देन 7 टाइम्स क्लोजर टू द सन, और अब तक के भेजे गए किसी भी प्रकार के स्पेस क्राफ्ट से सबसे समीप जो गया है वो है पार्कर सोलर प्रोब, और इसने दोस्तों अब जानकारियां भी हमें भेजना शुरू कर दिए हैं। तो अगर मैं आदित्य L1 मिशन की दोस्तों बात करूं आपसे, तो आदित्य L1 मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2 सितंबर 2023 को। हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण जानकारी आई कि आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को इस L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। जी हाँ, जिस पॉइंट के लिए हमने इसे डिज़ाइन किया था कि ये उस पॉइंट पर पहुंचकर हमें सूर्य की इंफॉर्मेशन देगा, हमारा आदित्य L1 सूर्य से इस डिस्टेंस पर रह करके अब सूर्य को निहारता रहेगा। तो ये याद रखिएगा, L1 पॉइंट यानी लैग्रांज पॉइंट नंबर 1। अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास रह करके सूर्य को निहारेगा और इन्फॉर्मेशन हमें भेजेगा, और वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, राइट। तो देखते हैं अगला पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन के बाद हम पार्कर सोलर प्रोब की बात कर चुके हैं, और पार्कर सोलर प्रोब अब तक के भेजे गए सभी मिशनों में से सबसे सफल मिशन माना जा रहा है सूर्य के अध्ययन की
दिशा में, और ये बहुत पहले भेजा गया था दोस्तों। मतलब अगर मैं आदित्य 11 मिशन और पार्कर सोलर प्रोब का कंपैरिजन करूं तो पार्कर सोलर प्रोब अगस्त, अगर मैं गलत नहीं हूं दोस्तों, तो ये 12 अगस्त 2018 में ये मिशन भेजा गया था। तो काफ़ी दिन पहले, आदित्य 11 से लगभग आप अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 5 साल पहले ये मिशन भेजा गया था, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। और बहुत खर्चीला मिशन था, बहुत हैवी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, क्योंकि इसमें भेजे गए सेंसर, इसमें भेजे गए कैमरे बहुत हाई टेम्परेचर पर रह करके सूर्य की इमेजेस लेने वाले थे और सूर्य की सतह का अध्ययन करके हमें जानकारी देने वाले थे। और नासा को अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये मिशन भेज रहा है। तो ये एक मिशन था जो सूर्य के लिए सबसे पहले गया था, और भारत का आदित्य 11 मिशन भी अब पहुंच चुका है अपने पॉइंट पर, अपने उस जगह पर जहां के लिए उसे डिज़ाइन किया गया था, और सफलतम इसरो ने एक ऑल माइलस्टोन तय कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इसरो, और सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस दिशा में भारत को एटलीस्ट सोचने के लिए मजबूर किया। और हम अब और भी सारे माइलस्टोन को तय करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थाल भालू, जिसका नाम बबलू रखा गया था निकनेम, वो भोपाल के चिड़ियाघर में था दोस्तों। अभी हाल ही में उसका निधन हो गया। तो भालू बबलू को श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी का आकलन किया गया है दोस्तों, और ये जो पहले आकलन हुए थे उससे थोड़े से जीडीपी को घटा करके 6.2 रहने की अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी के लिए लगाया है। लेकिन स्टिल दोस्तों, ये जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है यूनाइटेड नेशन की बात अगर माने तो भी दोस्तों ये अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी को पता है जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर उत्पादित होने वाले समस्त उत्पादों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसी अन्य सेशन में मैं इसके बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, और ये किसी भी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लेकर के आता है। अगर ग्रोथ रेट कम है तो फिर चिंतनीय विषय है, और अगर ज़्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान योजना को केंद्रीय मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसरो ने अंतरिक्ष में, इसरो का एक और माइलस्टोन दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण कर लिया है। आने वाले समय में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जब हमारा गगनयान जाने वाला है, जिसमें हम अपने खर्चे से, अपनी टेक्नोलॉजी से भारत के व्यक्तियों को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। और उसके बाद मुझे ऐसा विश्वास दोस्तों कि आने वाले कुछ समय में आपको अंतरिक्ष टूरिज्म देखने को मिल सकता है। भारत ने भी अपने उसी दिशा में अपने काम करने शुरू कर दिए हैं, और भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों कि भारत इस सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ इस पर्यटन के लिए भी कर सकता है। ये एक नेक्स्ट एडवेंचरस और एक खर्चीला परंतु लोगों की डिमांड के अनुकूल एक ट्रिप या एक नया बिजनेस हो सकता है, जो अब इसरो जैसी एजेंसीज करेंगी। मैंने लास्ट सेशन में आपसे पूछा भी था दोस्तों कि इसरो ने हाल ही में स्पेस एक्स के साथ, स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसके साथ मिलकर किस एक मिशन को लॉन्च करने के लिए अपनी सहमति बताई है, और वो मिशन भारत से लॉन्च ना होकर के अमेरिका से लॉन्च होगा। प्लीज़ अगर इसका जानकारी आपके पास है तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं, और अगर नहीं है दोस्तों तो फिर भी पढ़ें और अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स लेक्चर को देखने के बाद भी आप दे सकते हैं। भारत ने वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए थे। वो 3 नामांकन दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और जो भी वीडियो अन्य जगह से देख रहे हैं आप सभी देश के निवासी हैं। मेरा प्यारा मध्य प्रदेश है ये दोस्तों। तो हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल और साथ ही राजस्थान का उदयपुर, ये 3 नाम प्रस्तुत किए गए हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो रामसर कन्वेंशन था ये वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि से संबंधित होता है। सभी आर्द्र भूमि स्थल जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, वेटलैंड्स रहते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों
ये एक डेट आप याद रखेंगे। डेट है दोस्तों 2 फरवरी, राइट, 2 फरवरी सन था 1971। एक कन्वेंशन होता है ईरान में, यानी कि ईरान के रामसर शहर में, और उस कन्वेंशन के बाद दुनिया इस बात पर भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि उनके जगह पर ऐसी कितनी आर्द्र भूमियां हैं। अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो भारत ने इस कन्वेंशन पर साइन काफ़ी बाद में किया। काफ़ी बाद मतलब वो डेट भी याद रख लीजिए आप, 1 फरवरी 1982 में इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया। मतलब भारत ने भी सहमति दिखाई कि भारत भी इन पर अब इन ऐसी वेटलैंड साइट्स को ऑब्जर्व करेगा और उनके संरक्षण का प्रयास करेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में एक साथ 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया था वेटलैंड्स की सूची में। वर्तमान अगर संख्या देखें तो दोस्तों वर्तमान संख्या हो चुकी है 75, लेकिन आप मुझे उन प्रारंभिक 2 वेटलैंड्स के नाम बताइए जिन्हें सबसे पहले इस रामसर सूची में या रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड्स की जो लिस्ट 75 में उनमें शामिल किया गया था। प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। रघुनाथ अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुझे कमेंट करके इसका आंसर भी बताइए कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। कहीं नई दिल्ली में नहीं है, और अगर नई दिल्ली में नहीं है तो फिर कहाँ है, इसका कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हुई। तो ये याद रखिएगा, नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में हुआ और उसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। वरिष्ठ नौकरशाह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को मनीला में एशिया यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है, और इसका जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है वो भारत के एक नौकरशाह, वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील जी को नियुक्त किया गया है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो मूवी से है। आपने देखा होगा कि एक बाहर चली पड़ी थी, 2 मूवीज़ आई थी, एक बारबी और दोस्तों दूसरी थी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बहुत लोगों ने देखा तो दोस्तों उसको अप्रिशिएट भी किया है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 5 पुरस्कार जीतने वाली मूवी बन चुकी है ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीत लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अब बांग्लादेश की पुनः प्रधानमंत्री बन चुकी हैं शेख हसीना। आपको पता है शेख हसीना बेटी हैं शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान वही शख्सियत है दोस्तों जो भारत के सहयोग से जब बांग्लादेश ने युद्ध लड़ा, एक मुक्तिवाहिनी सेना बनी। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश के पहले राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुने गए शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु यानी कि अगर बांग्लादेश की बात करूं तो उन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है। तो शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। उनकी पार्टी है अवामी लीग, और शेख हसीना का जो झुकाव है दोस्तों वो भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक दोस्त रूप में शेख हसीना ने हमेशा भारत के प्रधानमंत्री के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, और ये हमारे लिए अच्छी बात भी है दोस्तों कि अवामी लीग ने वहाँ पर विजय प्राप्त की है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में और भी सहयोग प्रगाढ़ होंगे। आप सभी को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश ने इसके पहले भी लैंड डिस्प्यूट्स को समाप्त करते हुए 100वां संविधान संशोधन भारत ने किया था, और भारत ने अपनी बड़ी भूमि का हिस्सा बांग्लादेश को दिया था, और बांग्लादेश ने भी अपनी भूमि का हिस्सा भारत को दिया था, और एक आपसी सहयोग से इस भूमि विवाद को सॉल्व किया था। तो भविष्य में भी ऐसे सभी विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच में किसी पॉइंट पर चल रहे हैं, उनके सॉल्व होने की एक और आशा आपको दिखाई देगी, क्योंकि अवामी लीग ने बांग्लादेश में विजय प्राप्त की है, राइट। तो बांग्लादेश की जो नई प्रधानमंत्री होंगी या जो अभी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वही कंटिन्यू करेंगी। ये एक पॉइंट है, आप नोट करिएगा। इंटरनेशनल या करंट अफेयर्स
इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनकी पार्टी का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि आवामी लीग का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है। ये जल संसाधन मंत्री के दायित्व पर हैं और पहली अंतर्देशीय यानी कि इंट्रा कंट्री, राइट, जो जल मार्ग का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है और भी पहले भी थी भी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक पहली बैठक हुई है। आप सभी को पता है कि जो भारत का नेशनल हाईवे या नेशनल वाटरवे, हाईवे ना कहते हुए वाटरवे 1 कहूँ दोस्तों, वो है एक्चुअल में हल्दिया से लेकर के वाराणसी तक। ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग के बाद से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और इसने अपना पहला कंसाइनमेंट लेकर के इस यात्रा को किया भी, और कुछ लेज चिप्स के पैकेट से दोस्तों उसको लेकर के एक कंटेनर, एक बड़ा शिप जो कि इस जलमार्ग का उपयोग करते हुए वाराणसी पहुंचा था और उसके बाद से इसे व्यावसायिक रूप से और भी ज़्यादा खोल दिया गया है। वाटरवे दोस्तों हमेशा से सरल और सस्ता माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू व्यापार और आसानी से हो सकता है और खर्चा कम लगता है। तो नदी जोड़ो अभियान या जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध स्थापित करके अगर संभव हो पाए तो वाटरवेज कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिम तेंदुआ एक्चुअल में कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुआ है। तो किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुआ है दोस्तों हिम तेंदुआ। अब हम देखते हैं 9 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पृथ्वी घूर्णन दिवस, ये याद रखिएगा, 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। पृथ्वी का घूर्णन, आप सभी को पता है कि पृथ्वी वर्तमान जानकारी के हिसाब से एकमात्र ऐसा ग्रह है सौर व्यवस्था का जहां पर जीवन संभव है। हम सब तभी तो बात कर पा रहे हैं। पृथ्वी का घूर्णन होता है तो पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में अपनी धुरी पर लगाती है, यानी खुद की एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो है दोस्तों फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये लगभग 24 घंटे का समय लेता है। इसी 24 घंटों को कंपनसेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी लगभग 365 या 360 बार लगभग एक बार चक्कर लगा देती है सूर्य को। यानी कि अगर मैं लुढ़काऊं, ये एक सरफेस मान लीजिए और पृथ्वी ऐसे लुढ़कते हुए जाए तो सूर्य का 360 बार लगभग रोटेशन कर जाती है, इसीलिए इसे 360 माना गया है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो एक्चुअल में इसे जो टाइम फ्रेम माना जाता है वो 365 दिन प्लस 6 घंटे माना जाता है। यही 6 घंटे 4 साल में बैठ करके 24 घंटे हो जाते हैं, और जिस साल ये 24 घंटे हो जाते हैं मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, तो उसे कहते हैं हम लोग लीप ईयर। और जैसे आप सभी को पता है कि 2024 जिसके पायदान जिस पर हम वापस से आ चुके हैं, तो 2024 हमारा लीप ईयर है और इस साल जो फरवरी होगी दोस्तों वो होगी 29 दिनों की। तो ये याद रखिएगा, ये पृथ्वी की कुछ घूर्णन गतियों का एक डायग्राम है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कैसे होती है, कैसे ये सब कुछ काम करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के परितः या सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है और इस दौरान वो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें समझा जाती है। पहली बात तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, यानी वो डिस्टेंस घटती रहती है और बढ़ती रहती है, राइट। तो इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट को अगर हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो इस पॉइंट और इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग होती है। आप सभी को पता होगा उपसौर और अपसौर की घटना, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो ये जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा दिन हो गया, ये हो गया 21 जून। ये यहाँ पर दूसरा, अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो वो 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ तो 21 जून हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इक्विनॉक्स की कंडीशन की बात करूँ दोस्तों, तो इक्विनॉक्स की कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन आती है। तो पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी का घूर्णन दिमाग में रखते हुए हम जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पृथ्वी और सूर्य के बारे में निकाल पाते हैं
वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए इसमें बहुत सारा टर्म दोस्तों अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बाकी है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन इन्हीं अप्रॉक्सीमेशन से हम कभी ना कभी उन सभी फैक्ट्स को डिज़ाइन कर पाएंगे जो शायद हमारे भविष्य में आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशंस या जितनी भी रिसर्च हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप इम्पॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा बात। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया। ये एक नया तेल उत्पादन केंद्र भारत ने खोज निकाला है और भारत के ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपनी सभी दक्षताओं को उपयोग करते हुए यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू कर दिया है। अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो मुख्यतः भारत में तेल शोधन का काम होता है, यानी हम कच्चा तेल खरीदते हैं विश्व के बाजार से और वहाँ से तेल लेने के बाद हम यहाँ शोधन करते हैं और फिर भारतीय मार्केटों में बेचते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं दोस्तों वो अभी GST के दायरे में नहीं आए हैं, इसलिए पूरे भारत में पेट्रोलियम के दाम अलग अलग हैं। भविष्य में ऐसी कार्य योजना है दोस्तों कि इसे GST मिलाया जाएगा और तब भारत में सभी जगहों पर एक जैसा पेट्रोलियम उत्पादों का रेट हो सकता है, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि GST का पूरा कॉन्सेप्ट राज्यों ने ही मिलकर डिज़ाइन किया है और राज्य अभी इस पर सहमत नहीं हुए हैं, क्योंकि राज्यों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे उत्पादों से आता है दोस्तों जिन पर अभी GST नहीं लगता। तो एक अध्ययन के अनुसार चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर घोषित हुआ है। ये याद रखिएगा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी 1 के शहरों में चेन्नई पहले स्थान पर है, पुणे दूसरे स्थान पर है, बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है। दीज 3 आर द सेफेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया कंसर्निंग अबाउट द विमेन सिक्योरिटी। तो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान अगर रखें तो चेन्नई सबसे सेफ शहर है महिलाओं के काम करने के लिए, उनके रहने के लिए। ये एक अच्छा डिटेल है जो हमारे समक्ष आया है। तो उसके क्रम में हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता और कोयम्बटूर, साथ ही साथ मदुरई भी इन 10 शीर्ष शहरों में है जहां पर महिलाएं स्वच्छंद होकर के अपने काम कर सकती हैं। और ये एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि हम कम से कम ऐसे शहरों को विकसित कर पाए हैं या उन शहरों में ऐसी सोच डेवलप कर पाए दोस्तों जहां पर स्त्री पुरुष विभेद को कम करते हुए एक ऐसा माहौल तैयार है जहां पे महिलाएं आराम से अपने वर्क को परफॉर्म करते हुए कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और साथ ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस की कॉन्सेप्ट या हिंदी दिवस का जो डेट है वो अलग है, मैं अभी बताता हूँ आपको। यह 10 जनवरी 1975 से नागपुर में पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था उसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले ये मनाया जाता था दोस्तों, उसके बाद इसको मतलब ऐसा कंटिन्यू मनाने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन 2006 से पहला विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करने का शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं का जिक्र है और इन्हीं राजभाषाओं में सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि भारत की राजकीय भाषा, भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और हिंदी है। और इसी तरह से दोस्तों इंग्लिश और हिंदी के रूप में पूरे भारत में सभी राज्यों में प्रयास होता है। जहां पर इंग्लिश बोली जाती है वहां पे पहला डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होता है, लेकिन साथ में उसे हिंदी में भी रूपांतरित करना पड़ता है क्योंकि भारत की राजभाषा हिंदी है। तो विश्व रूप में वैश्विक बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों, जैसे वियतनाम हो गया, फिजी हो गया, सूडान हो गया, इन सभी देशों में, मॉरिशस हो गया, इन सभी देशों में लोग अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं। तो इसीलिए विश्व में हिंदी के जो प्रसार को और भी बढ़ाने के लिए एक डे डेडिकेट कर दिया गया जिसे विश्व हिंदी दिवस कहते हैं। हिंदी के लिए दोस्तों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो इसे तर्क देने वाले मैक्सिमम लोग दोस्तों वो थे जिनकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं थी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लीजिए, आप उसके पहले भी
महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, इन सभी की बात करेंगे दोस्तों, तो इन सभी की जो मातृभाषा थी वो हिंदी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने की बात कही थी। हालांकि ये लड़ाई अभी लंबी है, भारत में बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इसके लिए आप सभी को ये दिवस पूरे भारत के साथ साथ विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मैं अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूं दोस्तों तो वो थी 14 सितंबर, और आप सभी को इसका आंसर बताना है कि जो 14 सितंबर की डेट है वो सेलिब्रेट क्यों की जाती है हिंदी के लिए, ये याद करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि आपने विश्व हिंदी दिवस का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया पहले आयोजन से लेकर के, लेकिन 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उत्तर मुझे प्लीज कमेंट में दीजिए। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से। ये पुरस्कार हाल ही में दोस्तों विस्तृत किए गए हैं, हालांकि इनकी घोषणा बहुत पहले हो गई थी, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन्हें, जो खिलाड़ी थे जिन्हें सेलेक्ट किया गया था, उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, तीरंदाज ओजस प्रवीण, देव ताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, गोल्फर दीक्षा डागर और सहित अन्य कई लोग शामिल हैं। तो 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जी को सेलेक्ट किया गया है। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मंजूषा कंवर को दिया गया है। ये बैडमिंटन की बहुत श्रेष्ठ प्लेयर रह चुकी हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। विनीत कुमार शर्मा हॉकी के और कविता सेल्वराज कबड्डी के, इन 3 लोगों को लाइफ टाइम यानी आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्कृष्ट या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो नियमित श्रेणी में ललित कुमार कुश्ती के लिए, आरबी रमेश शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये है मलखंब। तो ये 2 व्यक्ति किस राज्य से हैं, प्लीज मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट करके, और अगर आप इनकी डिस्ट्रिक्ट भी जानते हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल श्रेणी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, भास्कर ई कबड्डी, जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस, इन्हें दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र विजेता विश्वविद्यालय है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को प्रथम रन यानी कि सेकेंड प्राइज प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, इस बार का जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीत लिया है। तो दोस्तों ये थे पुरस्कार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब दोस्तों देखते हैं हम 11 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों जो सामने आ रहा है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और भारत पहुंच चुका है 80वें पायदान पर। सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट पासपोर्ट किन 2 देशों का है, तो वो है जापान और सिंगापुर। सरल भाषा में समझिए तो यहाँ के जो नागरिक होते हैं उन्हें किसी भी देश में जाने के लिए बहुत जद्दोजहद या वीज़ा वाली बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ती है, उन्हें बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत सारे पॉइंट्स को डिज़ाइन दिमाग में रखते हुए एक स्टडी करता है, और स्टडी के बाद रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो भारत का उसमें 80वां स्थान है। अगर इस पोजीशन को ध्यान में रखें दोस्तों, तो भारत को लगभग 62 देश ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के यात्रा की अनुमति देते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आपने एक विवाद देख लिया होगा, भारत के प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे हमारे अपने देश में ही लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ फोटो ट्वीट्स की, और ट्वीट्स पढ़ने के बाद ही दोस्तों एक डिस्कशन शुरू हो गया मालदीव की तरफ से। मालदीव भी दोस्तों एक ऐसी कंट्री है भारत के पड़ोस में जहां पर वीज़ा भारतीयों को आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एक पड़ोसी भारत का और है दोस्तों जिसका नाम है भूटान।
मुझे आंसर करके बताइए कि क्या भूटान में वर्तमान में हमें वीज़ा की आवश्यकता है या नहीं, या है तो वो किस प्रकार से है, और अगर नहीं है तो उसकी शर्तें क्या हैं। भूटान के संबंध बताइएगा। भूटान के बारे में करंट अफेयर्स भी है, मैं आगे आप डिस्कशन करूंगा आपसे। तो दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट होना ही था दोस्तों अफगानिस्तान। पाकिस्तान की रैंकिंग भी इसमें शायद 101 के आसपास है, लेकिन पाकिस्तान की रैंकिंग भी बड़ी खराब है। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 2024 अभ्यास, जो ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो 19 से 27 फरवरी के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, ये घोषणा हो गई है। तो मिलन एक्चुअल में है क्या दोस्तों? मिलन एक द्विवार्षिक यानी 2 साल में एक बार शायद होने वाला बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। भारत 21 से 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के बैठक की मेजबानी करने वाला है। ये याद रखिएगा, भारत मेजबानी करने वाला है यूनेस्को की। मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वर्तमान में अगर मैं आज की डेट बात करूं दोस्तों, तो आज तारीख है 15 जनवरी, और 15 जनवरी 2024 तक भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और सबसे लेटेस्ट कौन सी है, और वो कब जुड़ी। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनका आंसर मुझे जरूर दीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, संसद रत्न का पुरस्कार। भाजपा के सुकांत मजुमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसकी घोषणा 7 जनवरी को हो गई। तो जो अच्छे सांसद अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसके लिए दोस्तों। पहला तो पैरामीटर आप सभी को पता होगा, स्कूलों में जो हुआ करता था, कॉलेज में जो हुआ करता था, वो है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के साथ साथ पूछे गए क्वेश्चंस, बिहेवियर, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपने लोकसभा के क्षेत्रों में किए गए कार्यों के हिसाब से भी यहाँ पर एक प्रश्न उत्तरी जो की जाती है उसका स्तर कैसा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे संसद रत्न पुरस्कार कहते हैं। उसकी घोषणा 7 जनवरी को हो गई, और इन माननीय सांसदों को, जिनमें भाजपा के सुधीर गुप्ता, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा इस पुरस्कार के लिए चुने गए सांसद हैं। तो कुल आप यहाँ देखेंगे तो कुल 5 सांसदों को संसद रत्न के लिए चुना गया था। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि संसद रत्न टाइप का भी एक पुरस्कार भारतीय संसद के इन सांसदों ने प्राप्त किया है। तो अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो हमारे लिए मध्य प्रदेश के निवासी होने के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारा इंदौर बन चुका है लगातार 7वीं बार भारत का, विश्व का मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि ये यहाँ पर शामिल नहीं होता, लेकिन भारत में जब से स्वच्छता की रैंकिंग शुरू हुई है लगातार 7वीं बार सफलता प्राप्त करती है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर, हम सब का प्रिय शहर इंदौर, लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर मैं आपसे बात करूं कि लोक सेवा आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, उन सभी की स्थली जहां से लोग अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। इंदौर हर मायने में खास है दोस्तों, और लगातार अपनी कीर्ति का पताका फहराते हुए 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है इंदौर। लेकिन इस बार दोस्तों एक नया डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात के सूरत ने भी लगभग सेम पॉइंट्स प्राप्त किए हैं स्वच्छता रैंकिंग में, और अब यहाँ से दोस्तों कंपटीशन शुरू होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो 11 जनवरी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणियों में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यानी कि सूरत जो कि ताप्ती नदी के तट पर है और भारत के उन शहरों में से एक है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, तो ये एक औद्योगिक शहर गुजरात का और दूसरा औद्योगिक शहर इंदौर मध्य प्रदेश का, लेकिन दोनों औद्योगिक शहर होने के साथ साथ स्वच्छ शहर भी भारत के हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन इंदौर अपने क्रम में ना तोड़ते हुए 7वीं बार भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन साथ में आ चुका है अब सूरत भी। इस
बात को याद रखिएगा। इस श्रेणी में नवी मुंबई को भी तीसरा स्थान है। बहुत पॉपुलेशन होने के बाद भी नवी मुंबई अब अपने स्थान को और भी इम्प्रूव करते हुए, स्वच्छता को इम्प्रूव करते हुए, और ये अच्छी प्रतिस्पर्धा दोस्तों शुरू हुई है भारत के इन क्षेत्रों के बीच में, सभी जिलों के बीच में, जो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देने वाली हो सकती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज स्वच्छ गंगा शहरों की शीर्ष श्रेणियों में है, यानी कि सबसे स्वच्छ गंगा का शहर, गंगा के तट पर स्थित जो शहर है वो वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी की कंस्टिट्यूंसी। और अगला दोस्तों वो जगह है जो है प्रयागराज, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के महानतम दार्शनिक आध्यात्मिक नेता कहूँ, गुरु कहूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने कहा था अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जयंती 1985 में से हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। आप सभी को पता है कि इन्होंने भारत का पताका विश्व के धर्म संसद में फहराया था 1792 के आसपास, आई थिंक, थोड़ा सन कंफर्म कर लीजिएगा। ये गए थे शिकागो, धर्म संसद का आयोजन था और वहाँ पर इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा था। इस संबोधन के बाद ही दोस्तों लगभग 3 से 4 मिनट तक पूरा सभागार तालियों से गूंजता रहा और जो इन्होंने कहा वो आज भी उस सभागार में सीढ़ियों पर लिखा हुआ है। इतना फेमस भाषण था स्वामी विवेकानंद जी का। उसके बाद वो वहाँ से लौट करके आए और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, शुरुआत की, याद रखिएगा। तो ये फेमस पर्सनालिटी हम सभी के लिए एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस इनके रूप में, इनके बर्थडे के रूप में या इनके जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, स्वामी विवेकानंद। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का जो विषय है दोस्तों, 2047 तक मेरा भारत, विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, ये एक थीम याद रखिएगा। इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है और मोदी जी इसके मुख्य अतिथि थे और ये आयोजन हुआ महाराष्ट्र के नासिक में। कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पे है? प्लीज डू कमेंट, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी को चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो 12 जनवरी से संबंधित 2 फैक्ट्स आपके लिए हो गए। अब इसी दिन को कर्नाटक में एक योजना की शुरुआत होती है जिसका नाम है युवा निधि योजना। इसके तहत जो डिग्री धारक है उनको हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे और जिनके पास डिप्लोमा है उनको 1500 रुपये मिलेंगे बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारों के लिए सोचती हुई कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया। तो आप 12 जनवरी से संबंधित 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गए। पहला राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, दूसरा तमिल प्रवासी दिवस हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण एक योजना, युवा निधि योजना, और ये चौथा पॉइंट हो गया 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया गया जलवायु शिखर सम्मेलन। बदलते जलवायु के प्रभाव, दुष्परिणाम और भविष्य की नीतियों की चर्चा इसके तत्वाधान में की गई। असम ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को, जाहिर सी बात है, कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ ना देने की एक बात कही है। मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो जनसंख्या नियंत्रण है वो राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है? जनगणना तो केंद्र सूची का विषय है, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? प्लीज डू कमेंट, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला दोस्तों, इंजीनियरिंग का माइलस्टोन भारत ने तय कर लिया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अटल सेतु अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान भारत ने रच दिया है जो दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राह नहीं दोस्तों। तो अटल सेतु के निर्माण का जो लंबा सफर था वो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। पहली बार ये जो परियोजना सामने आई थी, कुछ ऐसा समझिए कि दोस्तों मुंबई के 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो लैंड पोर्शन से कनेक्टेड नहीं थे। इन 2 पॉइंट्स के बीच में समुद्र था और समुद्र के होने के कारण ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे। घूम के जाने से यहाँ पर काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब मुश्किल से मुश्किल कुछ मिनटों में दोस्तों आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे इस अटल सेतु के
निर्माण के बाद। मुझे ये 2 पॉइंट्स भी कमेंट करके बताइए, ये ए और ये बी पॉइंट्स कौन हैं जिनको जोड़ने के बाद अटल सेतु ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। 2006 में इसकी कार्य योजना शुरू होती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में जाता है, फिर आते हैं पीएम मोदी, जिनका एक स्लोगन भी है दोस्तों कि हम शिलान्यास भी करेंगे और हम उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी बात है ये। 2016 से लेकर 2018 में परियोजना पर काम शुरू होता है और अब आपके समक्ष है 2024 सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा सभी ने इमेज, मोदी जी पैदल चलते हुए, और एक लंबा ये ब्रिज है, इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर मैं रखा हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जो भारत का सबसे लंबा पुल हो चुका है, भारत की सबसे लंबा समुद्र पुल भी हो चुका है। इससे ये लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, और 6 लेन का पुल है। मतलब इंजीनियरिंग का इतना अद्भुत नमूना है दोस्तों ये कि आप सोच भी नहीं सकते, इसके पहले ये सब कुछ संभव भारत में हो रहा है। जिसकी लंबाई समुद्र पर लगभग 16.5 किलोमीटर है, 16.5 किलोमीटर ये समुद्र में है। भूमि पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। ब्रिज ही है, बिल्कुल संकोच मत करिएगा, ये रोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 21.8 किलोमीटर का ब्रिज है दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो चुका है, याद रखिएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। और मैंने जो आपसे पूछा कि किन 2 मुख्य बिंदुओं या 2 पॉइंट्स को ये टच कर रहा है, इसका आंसर भी मुझे प्लीज़ बताइए। अगला दोस्तों न्यूज़ है वो है चीन से। चीन अपनी नए नए कारनामों से लोगों को चकित करता रहता है। तो चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आइंस्टीन प्रोब तो लॉन्च किया है, पार्कर सोलो के प्रोब के बारे में मैंने आज ही आपको बता दिया, लेकिन इस नाम से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चीन अमूमन ऐसे नाम नहीं रखता था, लेकिन आइंस्टीन प्रोब लॉन्च करके उसने जो ये नाम रखा है, इस नाम से लोग कंफ्यूज होंगे और 100% जो ऑप्शन लगाएंगे वो नासा लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन का आंसर है दोस्तों चीन। प्लीज़ इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखते हैं दोस्तों 13 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सविता कंसवाल को तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए चुना है, पुरस्कार किया है, और यह पुरस्कार इन्हें 2022 के लिए है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यह है क्या दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च एडवेंचरस खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नॉर्गे के नाम से रखा गया है, जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। प्लीज़ याद रखिएगा इनका नाम। तो इसके लिए चुन लिया गया है नाम सविता कंसवाल का। अब यह याद रखिएगा कि सहयोग काइनिंग एक नया युद्ध अभ्यास, ये आपको दिमाग में रखना है। चेन्नई के तट पर भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया है। डीआरडीओ ने चांदीपुर में एक नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतम परीक्षण कर लिया है। चांदीपुर कहाँ है दोस्तों, पहला आंसर मुझे ये बताइए। भारत का एकमात्र प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, क्या वो चांदीपुर है या कोई और है, मुझे बताइएगा। अब्दुल कलाम द्वीप किसे कहते हैं, और डीआरडीओ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ का संबंध कहीं ना कहीं मिसाइल के परीक्षण से होता है, मिसाइल की टेस्टिंग से होता है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि मिसाइल और सैटेलाइट में या रॉकेट में क्या अंतर है दोस्तों, रॉकेट कैरी करता है दोस्तों सैटेलाइट, और मिसाइल कैरी करती है बम, यानी कि मिसाइल बर्बाद करती है, विनाश करती है, और रॉकेट कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स को अगर उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया तो वो सृजन का कार्य करता है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस हो सकता है रॉकेट और मिसाइल में। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जो कि उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण, अच्छा ये आंसर तो मिल ही गया आपको दोस्तों कि चांदीपुर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में, और इसके एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर मिल गया दोस्तों। तो इस चांदीपुर से सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कर दिया है। आकाश मिसाइल याद रखिएगा, मुझे बताइए आकाश किस प्रकार की मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, किस प्रकार की मिसाइल है, मुझे बताइएगा प्लीज़ इसका आंसर। अगला पॉइंट, उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध आयोजित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने
इसका आंसर भी दे दिया। अगर इसको समझ पाए हो तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बताइएगा भारत की पहली कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, इसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिए। तो आई होप दोस्तों आज का ये सेशन जो पिछले एक हफ्ते के सभी करंट अफेयर्स का वीकली कंपाइलेशन था वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीकली कंपाइलेशन आपको नेक्स्ट मंडे को लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा मेरा ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका, या आप कुछ सुधार चाहते हो, कुछ ऐसे व्यूज़ अपने कमेंट्स रिस्पांस मुझे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा आपके अनुरूप कार्य कर सकूं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी तरह से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़फुल कंटेंट्स को आपके लिए लेकर के आ पाऊँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मंडे को, अगले हफ्ते एक हफ्ते का पूरा वीकली कंपाइलेशन लेकर के। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। ड्रीम IAS को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।